हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि होगा क्लास 9th केमिस्ट्री का पहला टॉपिक, पहला एक्सरसाइज, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, ठीक है। देखिए, आप लोगों ने जो प्रीवियस टॉपिक चल रहा था हम लोग का, वो था बायोलॉजी चल रहा था, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और उसके बाद हम लोगों ने ये शुरू किया है मैटर इन आवर सराउंडिंग। चलिए तो शुरू करते हैं। चैप्टर के नाम से अगर हम समझना चाहे कि मैटर इन आवर सराउंडिंग का मतलब क्या हो, मैटर मतलब मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे सराउंडिंग में पाए जाने वाले मैटर। अगर आप क्लास 9th केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस को देखें तो आपको टोटल 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस टॉपिक के अंदर में आपको आपके सराउंडिंग में पाए जाने वाले मैटर से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सेकेंड टॉपिक है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर हैं क्या वो प्योर हैं। इसमें आपको मैटर के केमिकल प्रॉपर्टीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बात की जाएगी, और जो सेकेंड चैप्टर है उसमें मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात की जाती। क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज, हम लोग देख लेंगे। फिर उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये 2 चैप्टर पढ़ते पढ़ते, मैटर इन आवर सराउंडिंग और इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये दोनों चैप्टर पढ़ते पढ़ते आप मैटर से अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, और ये आप समझने में सफल हो जाएंगे कि मैटर जो होता है वो एटम और मॉलिक्यूल्स का बना होता है। तो उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है उसमें आपको बताया जाएगा कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स से कोई भी मैटर बनता कैसे है, या किसी के अंदर में कितने एटम होते हैं, कितने मॉलिक्यूल होते हैं, सारी चीजें उससे रिलेटेड थर्ड चैप्टर में। और जो चौथा चैप्टर है आपका, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें कि आपको यह बताया जाएगा कि एटम कैसे बनता है। तो ये 4 टॉपिक, ये 4 एक्सरसाइज, ये 4 चैप्टर्स मिलके आपके क्लास 9th केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस बनाते हैं सीबीएसई के हिसाब से। उसमें हम कुछ और भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, चैप्टर के दौरान में भी हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, उसके लिए नहीं है, लेकिन मेनली ये 4 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ओके, तो आज हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री, अगर 1 मिनट के लिए बात करते हैं केमिस्ट्री क्या है, तो एक बात आप समझिए कि हमने जब आप सभी को पता है कि साइंस क्या है। साइंस क्या है कि जो कुछ भी नॉलेज इस दुनिया में आने के बाद हमने गेन किया अपने सराउंडिंग से, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से, ये 2 हमारे सोर्स हैं नॉलेज के। हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, इन दोनों से हमें नॉलेज मिलता है। तो जो भी ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स से हमने नॉलेज गेन किया, जब हमने उसे एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया तो वही साइंस बन गया। आपको पता है, तो साइंस बन गया। तो साइंस के ब्रांचेज बताई गई, नॉन लिविंग थिंग से जुड़ा हुआ फिजिकल साइंस, लिविंग थिंग से जुड़ा हुआ बायोलॉजिकल साइंस। तो जो हमारा केमिस्ट्री है वो फिजिकल साइंस का एक ब्रांच है। केमिस्ट्री जो है वो फिजिकल साइंस से जुड़ा हुआ एक ब्रांच है। और केमिस्ट्री को अगर आप समझना चाहे कि केमिस्ट्री क्या करता है, जैसे कि फिजिक्स क्या करता है, तो वो नेचर के लॉज को समझता है और उसे दुनिया के सामने एक्सप्रेस करता है। नेचर के पीछे के लॉज को समझना उसका काम है। साइंस कर क्या रहा है, साइंस लॉजिक ही तो ढूंढ रहा है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वही समझना तो साइंस का उद्देश्य है। तो सवाल उठता है कि केमिस्ट्री किस चीज में डील करेगा। तो देखिए, केमिस्ट्री फिजिकल साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर के प्रॉपर्टीज, मैटर के स्ट्रक्चर, मैटर के केमिकल कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं। यानी केमिस्ट्री प्योरली मटेरियल साइंस है, यानी कि वो हमें ये बताना चाहता है कि मैटर किस चीज का बना है, मैटर का प्रॉपर्टीज कैसा है, मैटर का कंपोजिशन कैसा है, मैटर एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करेंगी, यही सब मिलके केमिस्ट्री बनता है। समझ गए ना। तो केमिस्ट्री को अगर आप डिफाइन करना चाहे तो आप लिख सकते हैं केमिस्ट्री इज that branch of physical science in which we study about composition, structure, nature, properties of the matter and reactions between them. उनके बीच में जो रिएक्शंस होते हैं उनके बारे में स्टडी करना ही किसका काम है, केमिस्ट्री का काम है। ठीक है, तो चूंकि मटेरियल साइंस है तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। नहीं, ओके, तो सवाल उठता है कि मैटर क्या है। आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चे को पता होगा कि मैटर क्या है, इतना तो पता ही रहता है सबको। मैटर क्या है, तो मैटर हमारे चारों ओर मौजूद हर एक वो चीज जिसमें मास है और जो स्पेस ऑक्युपाई करता है वो मैटर है। 2 बात, मास एंड स्पेस। एनीथिंग which has mass and occupies a space
इज कॉल्ड मैटर। ये घड़ी है ना मेरा, इसमें मास है। ये जगह छेक रहा है, हाँ ये मैटर है। ये मेरा चश्मा है, इसमें मास है, ये जगह छेक रहा है, ये मैटर है। समझ गए? आपके पास, आपके बगल में, आपके हाथ में पेन है, आपके हाथ में मोबाइल है, उस मोबाइल में मास है, वो जगह छेक रहा है ना, पॉकेट में रखते हो तो जगह छेकता है ना वो, तो वो मैटर है। तो दुनिया का हर एक वो चीज जिसमें मास है और जो जगह छेकता है वो मैटर है। समझ में आ गया होगा? ठीक है, डेफिनेशन तो बड़ा क्लियर है। एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, अब देखिए, तो मैटर क्या है ये तो हमें समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन आता है कि सर क्या एयर मैटर है? आप कहेंगे यस सर मैटर है। एयर में मास होता है? बिल्कुल होता है। या एयर जगह, अगर मास में आपको कंफ्यूजन हो तो आप जगह छेकने से देख लीजिए ना, बैलून में हवा फूंकते हैं, बैलून फूल जाता है, मतलब जगह छेकता है ना वो। अच्छा, लाइट मैटर है क्या? लाइट जो लाइट जलता है वो मैटर है? नहीं है, वो जगह नहीं छेकता। बैलून में टॉर्च जला, बैलून नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा क्योंकि वो मैटर नहीं है। ठीक है ना? रूम में दबाते तो क्या रूम में लाइट भर जाता है, उसमें कुछ जगह थोड़ी छेकता है, वो तो एनर्जी है। समझ गए ना? फिजिक्स कहता है कि दुनिया का हर एक चीज या तो मैटर है या एनर्जी है। तो केमिस्ट्री को एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, केमिस्ट्री को बस मैटर से खेल करना है। समझ गए ना? तो मैटर क्या है? दुनिया का हर एक, एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ओके, अब मैटर की बात करें। अब मैटर के, अब एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ये जो मैं लाइन अब बोल रहा हूं वो लाइन है कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। नो मैटर कि आप किस मैटर की बात कर रहे हैं, मतलब ये मायने नहीं रखता है कि आप किस मैटर की बात कर रहे हैं। आप मेरी बात कर सकते हैं, पंखे की बात कर सकते हैं, मोबाइल की बात कर सकते हैं, घड़ी की बात कर सकते हैं, आपके शर्ट की बात कर सकते हैं, आपके मोबाइल का चार्जर की बात कर सकते हैं, बेंच, डेस्क, कॉपी, कलम, किताब, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, जो कुछ भी मैटर है, नो मैटर वो कौन सा मैटर है, यह मायने रखता है कि उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, वो गैस है, वो धरती पर है और चंद्रमा पर है। नो मैटर वो क्या है, नहीं है, कुछ भी है। हर एक मैटर एटम का बना हुआ है, हर एक मैटर एटम का ही बना हुआ है। और ये लाइन कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, ये साइंस का अगर कहा जाए तो वो सबसे बड़ी चीज है जो ह्यूमन ने इस दुनिया में आके सीखा, या ह्यूमन ने इस दुनिया में आके जाना। सबसे बड़ा साइंटिफिक स्टेटमेंट माना जा सकता है इसको कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। एक फिजिसिस्ट, नोबेल प्राइज विनर रिचर्ड फीनमैन, उनसे जब पूछा गया, उन्होंने बोला कि अगर मान लो कि कल दुनिया खत्म होने वाली है, कल दुनिया खत्म हो जाएगी, कल के बाद दुनिया नहीं बचेगी। आज कितना तारीख है? मान लीजिए कि आज है 4 मई, आज 4 मई है, तो 4 मई है आज, और 5 मई को मान लो दुनिया खत्म होने वाली है, 5 मई को खत्म, ह्यूमन खत्म, कल के बाद इस धरती पर कोई ह्यूमन नहीं बचेगा। तो क्या ह्यूमन के साथ उसके द्वारा की गई सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज भी खत्म हो जाएंगी? क्योंकि जो भी साइंटिफिक डिस्कवरीज की हमने की, हम जानते हैं उसको, हमें उसका लैंग्वेज पता है, वो भी खत्म हो जाएगी। तो अगर एक दिन के बाद दुनिया खत्म होने वाली हो, तो रिचर्ड फीनमैन ने कहा कि अगर मुझे यह अधिकार दिया जाए, भगवान मुझे यह छूट दे कि कोई भी एक लाइन बताओ इस पूरे विज्ञान का, जो भी विज्ञान इस मानव ने सीखा है, ह्यूमन ने इस दुनिया में आके जो कुछ भी विज्ञान सीखा है, उसका एक लाइन बताओ जो तुम नेक्स्ट आने वाले सिविलाइजेशन को देना चाहोगे। यानी कहने का मतलब हम लोग जब खत्म हो जाएंगे तो कोई ना कोई तो आएगा, नया ह्यूमन तो आएंगे ना। ऐसा थोड़ा है कि हम लोग मर जाएंगे तो धरती पे से जीवन खत्म हो जाएगा, फिर मानव आएंगे। तो उनसे पूछा गया कि एक लाइन ऐसा बताओ, इतनी सारी थ्योरीज है, इतने बड़े बड़े हमें लगता है, न्यूटन की थ्योरीज, आइंस्टीन की थ्योरीज, मैक्स प्लांक का बात, दुनिया जहान में कम से कम न्यूटन और आइंस्टीन का नाम तो आप सुने ही होंगे। इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज है, साइंटिफिक थ्योरीज, इतना कुछ विज्ञान हमने सीखा, बल्ब बनाना, पंखा बनाना, एरोप्लेन बनाना, रॉकेट बनाना, कितना कुछ हमें आता है, मोबाइल बनाना, टीवी बनाना, दुनिया जहान की चीजें हमें आती हैं। उनसे पूछा गया कि कोई एक चीज, बस एक चीज, अगर एक चीज आप नेक्स्ट को बता सकते हो तो क्या बताओगे? तो रिचर्ड फीनमैन ने कहा मैं यही लाइन बताऊंगा कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स।
उन्होंने कहा कि दिस लाइन इज द बेस ऑफ होल साइंटिफिक थ्योरीज। जितनी भी साइंटिफिक थ्योरीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, सबका बेस इसी लाइन पर है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिचर्ड फीनमैन ने कहा, जो नोबेल प्राइज विनर। तो आप सोच सकते हैं कि ये लाइन कितना इंपॉर्टेंस रखता है इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस। समझ गए? तो ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। दुनिया के जितने भी मैटर हैं सभी एटम्स के बने हुए, सभी मैटर। और मैटर क्या है? कोई भी चीज जिसमें मास है और जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, वो मैटर है। अब देखो, हमारे चारों तरफ वैरायटीज ऑफ मैटर्स, कितने सारे मैटर्स हैं। अगर देखना शुरू करोगे तो चारों तरफ मैटर ही मैटर है। अगर हमारे ही बॉडी में देखो कितने मैटर है। हमारा शरीर खुद एक मैटर है, हमारे बाल, हमारे शरीर के जितने भी पार्ट्स है सब मैटर है। हमने घड़ी पहना वो मैटर है, हमने कपड़ा पहन रखा है वो मैटर है, मैंने ये चश्मा पहन रखा वो मैटर है, पैर में चप्पल है वो एक मैटर है, आप जिस बोतल में पानी पीते हैं उस बोतल, वो बोतल एक मैटर है, पानी जो आप पी रहे हैं वो मैटर है, आप जो सांस ले रहे हैं वो मैटर है, आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड दौड़ रहा है वो भी मैटर है। कितने सारे मैटर है, वैराइटीज ऑफ मैटर, इतने सारे मैटर। सबको सेपरेटली स्टडी करने जाओगे तो तुम खत्म हो जाओगे, मैटर खत्म नहीं होगा। तो साइंस की दुनिया में जब भी ऐसा कुछ होता है, जब वैरायटीज बहुत ज्यादा होती हैं, तो साइंस कहता है कि क्लासिफिकेशन कर दो, बंटवारा कर दो। कहने का मतलब यह है कि एक बात बताओ कि मान लीजिए कि एक टीचर है, वो प्लान बनाते हैं कि हमको बच्चों को पढ़ाना है। तो मान लीजिए कि उन्होंने क्लास स्टार्ट किया, एक बच्चा उसके पास पढ़ने के लिए आया, वो आराम से उसको पढ़ा देंगे। 2 बच्चा, 3 बच्चा, 5 बच्चा, 10 बच्चा, 20 बच्चा, मान लो कि होते होते उसके पास 100 बच्चे आ गए। अब 100 बच्चा को क्या वो अलग अलग पढ़ा पाएंगे? नहीं, इतने सारे नंबर को अकेले कैसे पढ़ा पाएंगे? तो वो क्या करेंगे? बंटवारा करेंगे ना, क्लास बाय क्लास बांटेंगे। आपके स्कूल में 1000 बच्चे हैं, तो क्या 1000 बच्चे को टीचर अलग अलग पढ़ाते हैं? नहीं, वो बंटवारा करते हैं। 10 क्लासेज बनाई गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब में आते हैं, वो बच्चे आते हैं, एक जगह बैठते हैं, उन्हें पढ़ा दिया जाता है होल में। तो वैरायटीज क्लासिफिकेशन है ना, बंटवारा है ना, बंटवारा क्लासिफिकेशन है ना। तो इतने सारे वैरायटीज ऑफ मैटर को स्टडी करने के लिए हमने उसका भी क्या किया? क्लासिफिकेशन किया, बंटवारा किया। लेकिन अब बंटवारा तो कर देंगे, लेकिन बंटवारा करने का बेसिस होना चाहिए। जैसे भी मैंने तुरंत बात की कि स्कूल में 1000 बच्चों को बंटवारा किया गया। कैसे बंटवारा किया गया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास। वो किस क्लास में पढ़ते हैं, उसका नॉलेज लेवल क्या है, उसके बेसिस पर उसका बंटवारा किया गया। आपके स्कूल में और भी तरीके से बंटवारा किया जा सकता है। आप देखते होंगे जब स्पोर्ट्स डे होता होगा, स्पोर्ट्स डे, क्या उसमें क्लास मायने रखता है? नहीं, उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ मायने रखता है। अगर क्लास 5 का कोई बच्चा है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, अच्छा खासा कूद लेता है, तो सीनियर के साथ खेलता है वो। और क्लास 10 का भी कोई बच्चा अगर इतू सा है, थोड़ा कमजोर है, तो उसे क्लास 5 वाले के साथ खिलाया जा सकता है। तो वहां पर जो क्लासिफिकेशन किया स्पोर्ट टीचर ने, वो किस बेसिस पर किया? उन्होंने फिजिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पर किया। नहीं, स्कूल में अगर बच्चों को चाहे तो अगर जेंडर के बेसिस पे किया जाए तो 2 जेंडर के बन जाएंगे, मेल एंड फीमेल, बॉयज अलग गर्ल्स अलग, बंटवारा किया जा सकता है। तो यानी कि बंटवारा करने का एक बेसिस होता है। किस बेसिस पर बंटवारा करोगे? कहीं भी, कभी भी बंटवारा जब भी करने जाएंगे, हम क्लासिफिकेशन करने जब भी जाएंगे, हमें एक बेसिस बनाना होगा जिस बेसिस पर बंटवारा होगा। तो हमें मैटर को भी बांटना है, तो मैटर को बांटने के लिए हमें बेसिस चाहिए। तो बेसिस है क्या? है प्रॉपर्टीज। उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, उसके गुण, प्रॉपर्टीज मतलब गुण, उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम बांटेंगे। अब प्रॉपर्टीज भी 2 तरह की होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आपके नोट में देखिए लिखा हुआ होगा, फिजिकल, बिल्कुल लिखा हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज वैसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम फिजिकल मेथड से जिसका पता लगा सकते हैं। क्या मतलब है? मैंने क्या बोला कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द फिजिकल मेथड्स। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल मेथड्स? फॉर एग्जांपल ये चौक है, इसका अगर आप प्रॉपर्टीज कैसे आप फिजिकल मेथड मतलब एक ऐसा मेथड जिसमें हमें रिएक्शन नहीं करवाना पड़ेगा, हमें कुछ रिएक्ट नहीं करवाना है। फिजिकल मेथड से हम पता करेंगे। जैसे इस चौक को हम ऐसे तोड़ के देखते, ओ ये मजबूत है, लेकिन ज्यादा मजबूत नहीं, मजबूत है, थोड़ा सा मजबूत है लेकिन मजबूत नहीं। हाँ, इसका शेप साइज फिक्स है,
ठीक, बिल्कुल सिर्फ साइज फिक्स है, ओके, हाँ ठीक ठाक भारी लग रहा है। मतलब बहुत कुछ प्रॉपर्टी इसका ऐसा है जो सिर्फ फिजिकल मेथड से पता कर सकते हैं, यानी कि इसको छू करके पता कर सकते हैं, इसको सूंघ करके पता कर सकते हैं, इसको बिना किसी रिएक्शन में डाले पता कर सकते हैं, इसको तोड़ करके पता कर सकते हैं, इसको पीट करके तो पता कर सकते हैं। इस चौक को हम ऐसे लेंगे और ऐसे पीटेंगे तो हम देखेंगे अरे ये तो पीस जाता है, यानी कि इसमें जो है सो इसका जो एटम यानी कि इसका जो बनाने वाला पार्ट सब है ना उतना मजबूती से बंधा हुआ नहीं है, इसका जो मतलब उतना स्ट्रेंथ उतना ज्यादा नहीं। हमने स्ट्रेंथ कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि स्ट्रेंथ पता करने के लिए आपको रिएक्शन करवाने की जरूरत नहीं है। नहीं समझे बात? जैसे कोई कहेगा कि ये इलास्टिक है कि नहीं है, तो हम इसे दबाएंगे ना, ये इलास्टिक नहीं, तो टूट जाता है, ये इलास्टिक नहीं है। इलास्टिसिटी, कोई चीज इलास्टिक है या नहीं है कैसे पता कर सकते? फिजिकल मेथड से ना, रिएक्शन करवाने की जरूरत है। रबर इलास्टिक है, खींच के देख लेंगे हाँ ये इलास्टिक है, उसके लिए किसी रिएक्शन करवाने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ रहे बात? तो वैसी प्रॉपर्टी जिसको डिसाइड करने के लिए हमें किसी रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, हम फिजिकल मेथड से ही पता कर सकते हैं, वो क्या है? वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। समझ? लाइक स्ट्रेंथ, लाइक इलास्टिसिटी, लाइक डेंसिटी, कितना भारी है कोई चीज, कितना भारी, कितना वजनदार है कोई चीज, डेंसिटी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। किसी का मेल्टिंग पॉइंट आप जानते हो, जिस टेम्परेचर पे कोई चीज पिघलने लगता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो मान लो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, कैसे पता लगा सकते? बस गर्म करो ना, पिघल जाएगा 0 पे, कोई रिएक्शन करवाने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो वैसी प्रॉपर्टीज जिसका पता लगाने के लिए हमें किसी रिएक्शन की जरूरत नहीं होती है, हम फिजिकल मेथड से ही पता लगा सकते हैं, वो है फिजिकल प्रॉपर्टी। आई होप समझ में आ गया होगा। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या? तो वैसी प्रॉपर्टीज जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करवाना होगा? रिएक्शंस करवाना होगा। वो क्या कहलाएगा? केमिकल प्रॉपर्टी। देखिए डिफाइन किया गया नोट में कि दोज प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी आइडेंटिफाइड बाय केमिकल मेथड, दैट इज केमिकल रिएक्शंस। यानी वैसी प्रॉपर्टीज जिसका पता लगाने के लिए आपको क्या करवाना होता है? केमिकल रिएक्शंस करवाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि ये कार्टून है, अब इसको अगर हम जलाएंगे तो इसमें से हीट मिलेगा हमें, इसको जला देंगे इसमें से हीट मिलेगा, हमें पता है कि इसमें हीट है, इसमें से हीट निकलेगा। लेकिन इसमें इसको जलाने पर, इसके 1 ग्राम को जलाने पर हमको कितना हीट मिलेगा? अगर हमसे कोई पूछे, बोलेगा कि इसको जलाओगे तो हीट मिलेगा ना, तो हम कहेंगे हाँ मिलेगा। तो किसी ने पूछा कि बताओ इसके 1 ग्राम को जलाओगे तो कितना हीट मिलेगा, या 1 केजी कार्टून को जलाओगे तो कितना हीट मिलेगा? तो उसे कहते हैं 1 केजी या यूनिट मास को जलाने पर जितना हीट मिलता है उसे हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। क्या कहते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। तो वो पता लगाने के लिए इसके 1 ग्राम को जलाने पर कितना हीट मिलेगा, वो पता लगाने के लिए इसको जलाना पड़ेगा ना। देख के बता सकते हो, छू करके, पीच करके, गरम ठंडा करके नहीं बता सकते, इसको जलाना पड़ेगा। तो जलाना पड़ेगा तो केमिकल मेथड हो गया ना, रिएक्शन हो गया ना। रिएक्शन मतलब क्या? एक बात इतना याद रखो, तुम फिजिकल चेंज केमिकल चेंज तो आप जानते होंगे, जहां पर केमिकल चेंज हुआ मतलब केमिकल रिएक्शन हो गया। याद रखिए, जहां भी केमिकल चेंज मतलब क्या? जहां कुछ नया बनता है। केमिकल चेंज मतलब ऐसा चेंज जहां कुछ नया बनता है, वो है केमिकल चेंज। इसको जलाओगे क्या राख बन जाएगा? ये कागज है अभी, इसको जलाओगे क्या वो राख बन जाएगा? क्या ये केमिकल चेंज है? तो क्या ये केमिकल मेथड हो गया? जहां केमिकल चेंज इन्वॉल्व हुआ केमिकल मेथड हो गया, जहां पर फिजिकल चेंज इन्वॉल्व हुआ फिजिकल मेथड हुआ। इतना तो याद रख सकते। मैंने चौक लिया, उसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद भी क्या वो चौक ही है? बिल्कुल है। मैंने उसे पीस दिया, क्या उसके बाद भी वो चौक ही है? मैं उसको चूर के एकदम पीस दूं, एकदम पाउडर बना दूं, क्या वो तब भी चौक ही रहेगा? बिल्कुल। कोई नया चीज बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो वो फिजिकल मेथड हुआ। और जहां कुछ नया बन जाए वो केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज जहां केमिकल चेंज इन्वॉल्व करना पड़े जिसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, जिस प्रॉपर्टीज का पता लगाने के लिए, वो केमिकल मेथड हो गया। आया समझ में? तो वैसी प्रॉपर्टी जिसका पता लगाने के लिए हमें केमिकल रिएक्शंस करवाना होता है, केमिकल मेथड का यूज करना होता है, उसे हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे नींबू खट्टा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी खट्टा है। साबुन जो है वो बेस है, नींबू एसिड है। कैसे पता चलता है आपको? रिएक्शन करवा के ना। रिएक्शन करवा के नहीं पता चलेगा। फिजिकल मेथड देख के बता सकते हो नींबू खट्टा है। नहीं सर सुन के बताएंगे खट्टा खट्टा सेंट आएगा। नहीं, वो आप जानते हैं कि खट्टा का सेंट ऐसा होता है, इसलिए आपको पता है कि वो खट्टा खट्टा सेंट आएगा। कोई अनजान आदमी जो आज तक जिंदगी में कभी नींबू नहीं देखा और ना साबुन देखा, दोनों सुंघा दो, उससे पूछोगे कौन इसमें से खट्टा होगा कौन करवा होगा, वो नहीं बता पाएगा। उसको रिएक्शन करवाना पड़ेगा। तो वैसी प्रॉपर्टीज जिसको आइडेंटिफाई करवाने के लिए केमिकल मेथड का यूज करना पड़ता है, क्या कहलाता है?
केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाता है। तो मैटर को हम इन्हीं दोनों के बेसिस पर बांटते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। ओके, तो देखिए यहां पर एक चार्ट सा बनाया गया है जिसमें कि सारा कुछ दिखाया गया है। मैटर है, देखिए मैटर है, मैटर को हमने बांटा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ गए क्या है? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जब हमने मैटर को बांटा तो हमने 5 टाइप में बांटा, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेज, प्लाज्मा, बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या है पांचों, हम बारी बारी से पढ़ेंगे, समझ गए? आज इंट्रोडक्शन है तो हम बस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं चीजों को। सॉलिड तो आप जानते होंगे जिसका शेप साइज क्या होता है, फिक्स होता है, वो हो जाता है सॉलिड। जिसका शेप फिक्स नहीं होता है, बस साइज फिक्स होता है, वो लिक्विड। जिसका दोनों में से कुछ फिक्स नहीं होता है, वो गैसेज। और गैसेज से ही प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनती है, जो कि हम लेक्चर के दौरान पढ़ेंगे। ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हो गया। अब अगर यहां भी बंटवारा करना चाहो तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही देखोगे तो सॉलिड का भी 2 तरह का सॉलिड हो जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा हो जाएगा एमॉर्फस सॉलिड। ये सॉलिड के भी 2 टाइप हो जाते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। ये सॉलिड के भी 2 पार्ट हो जाते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्या है एमॉर्फस सॉलिड, देखेंगे ये। ठीक, ये हो गया। तो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हो गया। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मैटर के कितने टाइप? 5। कितने ग्रुप? 5 ग्रुप, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेज, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और सॉलिड को भी 2 टाइप में, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। समझ गए? अब इधर आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मैटर 2 तरह के हो जाएंगे, प्योर सब्सटेंसेज एंड इम्प्योर सब्सटेंसेज, जिसे हम मिक्सचर भी कहते हैं। प्योर सब्सटेंसेज एंड इम्प्योर सब्सटेंसेज। प्योर सब्सटेंसेज क्या होता है? तो प्योर सब्सटेंसेज वो होता है जिसको बनाने वाले सारे पार्टिकल एक जैसे होते हैं। कल के क्लास में क्लियर हो जाएगा। देखिए जितने भी मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं, वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहलाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहलाते हैं। कोई भी मैटर पूरा एक ही नहीं होता, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। तो अगर एक मैटर के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक जैसे हों तो प्योर सब्सटेंस कहलाता है, और अगर सारे के सारे एक जैसे नहीं हो तो वो इम्प्योर सब्सटेंस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको मैं कह रहा हूं कि इस गिलास में प्योर वाटर है, क्या मतलब है इसका? इस गिलास में सिर्फ H2O है, वाटर को आप जानते होंगे H2O कहते हैं, यानी इस गिलास में पूरा का पूरा सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड है, H2O H2O H2O, उसमें H2O के अलावा कुछ नहीं है, तभी वो प्योर कहलाएगा। हम कहते हैं ना, गांव घर पे जाते हैं, गांव घर में सुनते होंगे शुद्ध देसी घी है, शुद्ध घी। शुद्ध घी मतलब क्या? इसमें सिर्फ घी है, इसमें डलडा का एक मॉलिक्यूल भी नहीं है या कोई दूसरी चीज का एक मॉलिक्यूल नहीं, मतलब वो शुद्ध है। प्योर का मतलब होता है कि सिर्फ वही है जिसकी बात की जा रही है। आप चापाकल का पानी पीते हैं, क्या वो प्योर वाटर है? नहीं है, उसमें मिनरल्स मौजूद है। आप बाजार से वो आता है गैलन वाला पानी, क्या वो प्योर वाटर है? नहीं है, उसमें मिनरल्स। प्योर मतलब हुआ कि सिर्फ वही है जिसकी बात हो रही है, एक मॉलिक्यूल भी किसी दूसरे का नहीं है, तो वो प्योर है। हम लोग जब स्टडी करेंगे तो वो समझेंगे और डिटेल्स में आएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर पहला क्लास होता है प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस मतलब सारे के सारे एक जैसे, ठीक। और इम्प्योर मतलब जिसमें 2 या 2 से ज्यादा, जैसे कि हम पानी लिए, पानी में हमने नमक घोल दिया, तो अब उस सॉल्यूशन में पानी भी है, नमक भी है, नहीं है, तो वो क्या हो गया? इम्प्योर हो गया। समझ गए? तो प्योर सब्सटेंसेस भी 2 तरह की होती है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स मतलब क्या? एक ही तरह के एटम से बना हुआ एलिमेंट और एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बना हुआ कंपाउंड। अब आप लोग सर ये क्या बात बोल दी? देखिए केमिस्ट्री में सबसे पहले एटम होता है और एटम से मॉलिक्यूल बनता है। जैसे अगर आप देखो, जैसे हम बात करें कि हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि सोडियम Na, सोडियम सॉलिड, सिर्फ सोडियम, तो उसमें सिर्फ Na है, तो एटम है। और अगर हम बात करते हैं वाटर, H2O, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 2 तरह के एटम हो गए। आई होप समझ रहे होंगे। आप नहीं समझ रहे, चैप्टर में क्लियर हो जाएगा, अभी नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ लीजिए कि जहां मॉलिक्यूल्स, तो इम्प्योर कौन हो गया? इम्प्योर वो हो गया जिसमें एक से ज्यादा तरह के कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे, वो इम्प्योर हो गया। जैसे कि तुमको गया घी खरीदने, घी में डलडा मिक्स करके दे दिया, तो क्या हुआ? घी का मॉलिक्यूल के साथ डलडा का भी मॉलिक्यूल ले आया, तो वो क्या हो गया? इम्प्योर हो गया तुम्हारा। तो इम्प्योर भी हो जाते हैं 2 तरह के, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस पढ़ेंगे डिटेल्स में। मैं अभी एक लाइन बोलूंगा, वो आप ध्यान से सुन लेंगे, आप पहचान जाएंगे। होमोजीनियस वो हुआ जिसमें हमें पता है वो अगर मिक्सचर है तो उसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें हैं।
अगर दो या दो से ज्यादा चीजें हैं और उनके बीच का बाउंड्री दिख रहा है, बाउंड्री अगर दिख रहा है वो हेट्रोजीनियस है, बाउंड्री नहीं दिख रहा है होमोजीनियस है। जैसे पानी में आप नमक घोल दीजिए, नमक घोलने के बाद क्या आप बता सकते हैं कहां पानी है कहां नमक है? नहीं बता सकते, खत्म हो गई चीज, मिक्स हो गया, दोनों बढ़िया से मिक्स हो गया। आप माइक्रोस्कोप लगाइएगा तब भी आपको नहीं दिखेगा कि कहां पानी है और कहां नमक है, तो वो होमोजीनियस हो गया। जहां बाउंड्री ना दिखे, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन ना दिखे, वो होमोजीनियस है। पूरी तरह से इतना अच्छा से मिक्स हो जाए कि बाउंड्री ऑफ सेपरेशन ही ना दिखे, तो वो होमोजीनियस हो गया। और जहां बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिख जाए वो हेट्रोजीनियस हो गया। फॉर एग्जांपल, पानी और बालू को घोल दीजिए, कितना भी बढ़िया से घोलिएगा दिखता रहेगा बाउंड्री। चौक पाउडर को पानी में घोल दीजिए, कितना भी बढ़िया से घोलिएगा दिख जाएगा कहां चौक है और कहां पानी है, वो हेट्रोजीनियस। आई होप समझ में आ गया। डिटेल्स में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हम सब कुछ डिटेल्स में पढ़ना। तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, चलिए ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इधर एलिमेंट्स में। तो एलिमेंट्स में देखिए तीन टाइप्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। क्लास 8 केमिस्ट्री याद होगा, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स डिटेल्स में पढ़ाया जा चुका है। मेटल्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को मेटल कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव को नॉन मेटल्स कहते हैं। और मेटलॉइड नया होगा आपके लिए, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल वाली हो और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल वाली हो, वो मेटलॉइड कहलाता है। क्लास 8 में था ना मेटल नॉन मेटल, सोनरस होता है, डक्टिलिटी होता है, मेलेबल होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है, याद होगा ना ये सब चीजें। मेटल का गुण था, फिर नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज था, तो उसके आधार पर एलिमेंट्स का बंटवारा। और कंपाउंड्स की अगर बात करो तो कंपाउंड्स का फिर बंटवारा दो बेसिस पर होगा। अगर प्रॉपर्टीज के बेसिस पे देखोगे कंपाउंड्स को तो वो तीन टाइप के हो जाएंगे, एसिड्स, बेसेज एंड साल्ट्स। या तो एसिड्स हो सकता है, या बेस हो सकता है, या साल्ट हो सकता है। और कंपोजिशन के बेसिस पे देखोगे तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये पूरा का पूरा आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, ये एसिड बेस साल्ट, और ये पूरा का पूरा क्लास 10th में। इवन आप मेटल नॉन मेटल मेटलॉइड भी आपके क्लास 10th का पार्ट, समझ गए। बाकी सारी चीजें इस प्योर सब्सटेंस के अलावा यहां पर एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स का जो फिर बंटवारा हुआ और कंपाउंड्स का जो बंटवारा हुआ, उसके अलावा बाकी जितने भी चीजें हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट या होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये सारा चीज हमारे क्लास 9th केमिस्ट्री का ही पार्ट है। और फिर आप क्लास 9th में इसको अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर आप 11th में इसे पढ़ेंगे। तो इसे अभी अगर हम बढ़िया से पढ़ लेंगे तो हमारा काम अच्छे से चल जाएगा। तो आई होप आपको ये तो समझ में आएगा, इंट्रोड्यूस हो गए होंगे कि क्लास 9th के केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है और इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, ये फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर मिलकर के एक पूरा बढ़िया से एक चैप्टर बनाता है, समझिए। तो ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज पे जितनी भी चीजें, ये केमिकल प्रॉपर्टीज वाली जो भी चीजें हैं वो आप सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि प्योर इम्प्योर का खेल पूरा का पूरा, प्योर चैप्टर का नाम ही है, इज मैटर ऑन द प्योर, तो यानी को केमिकल प्रॉपर्टीज वाला सारा खेल किधर जाएगा, सेकंड चैप्टर में। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज वाली जो भी चीजें हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, सॉलिड से लिक्विड बनाना, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, इनके बीच में जो भी, यानी इनके बीच में जो भी खेल होगा वो हमारा पहला चैप्टर बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो नेक्स्ट डे से हम लोग कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं नोट्स। आज तो ज्यादा है नहीं, ये चार्ट है, बस चार्ट को डायग्राम खींच लीजिए यहाँ से, चार्ट यहीं से बनेगा, नोट में चार्ट नहीं है। नोट में जितनी बातें हैं उतनी लिखने के बाद ये चार्ट आपको बनाना है, तो चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बनाना है। ओके, तो चार्ट का बना लीजिएगा, पहले जो नोट में 3-4 लाइन है वो लिख लीजिएगा और फिर उसके बाद ये नोट डाउन कर लीजिएगा और कल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसको आगे। आई होप आपको आज समझ में आया होगा, मेरा इंट्रोडक्शन ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।